नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि उस खबर जैसी जानकारी जो हम देते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूं इस पाठशाला में एडमिशन लीजिए भी और दूसरों को करवाइए भी। सबसे पहले आपको बता दूं आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। बागेश्वर सरकार पर जो हमले हो रहे हैं चौतरफा, उसकी असली वजह जो है वो अब सामने आ गई है, वो आज आपको दिखाऊंगा। धीरेंद्र शास्त्री और मुसलमानों के बीच अनसुने रिश्ते का चैप्टर भी आज खोलूंगा। बागेश्वर सरकार का नया वीडियो जो हर एजेंडा तबाह कर देगा, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। जब बाबा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर भविष्यवाणी की तो क्या हुआ, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। पेट्रोल 300 रुपए लीटर कहां बिकने वाला है, आज इसकी जानकारी भी लेकर जाइएगा। और आपके बच्चे की वो बीमारी जो पीएम मोदी ने पकड़ ली है, पीएम मोदी का वो इलाज जो आपके बच्चे को बचा लेगा, आज वो इलाज भी सुनते जाइएगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा की। चर्चा में देश भर के बच्चों ने परीक्षा को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे। पीएम मोदी ने बच्चों को बताया कि परीक्षा के दौरान प्रेशर जो आ जाता है ना, उससे कैसे निपटना है। एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि परिवार के दबाव से दबाव में ना आए। स्टेडियम में भी दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं, लेकिन बैट्समैन का ध्यान जो है ना वो बॉल पर रहता है। ऐसे ही आपका फोकस रहना चाहिए कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कौन क्या चिल्ला रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर के बनिहाल से अनंतनाग तक पैदल यात्रा करने वाले थे। कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से राहुल गांधी 4 किलोमीटर ही यात्रा करने के बाद गाड़ी से अनंतनाग पहुंचे। मामले पर जयराम रमेश ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन से बात चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा में कमी या किसी तरह की चूक से इनकार किया है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्होंने फिर से बयान दिया है और वो भी विवादित। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि हाल में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता है तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते हैं। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा कि नॉर्थ कैंपस में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इसके बाद डीयू में सुरक्षा बढ़ा दी गई, धारा 144 लग गई, लेकिन छात्र स्क्रीनिंग के लिए हंगामा कर रहे थे। हंगामे के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि हंगामा करने वाले छात्र डीयू के नहीं थे बल्कि बाहरी थे। बिहार में आरा जिला है, वहां आवारा कुत्ते ने एक ही दिन में 80 से ज्यादा लोगों को काट लिया। आरा के शिवगंज, शीतला टोला, महादेव रोड और सदर अस्पताल इलाके में आवारा कुत्ते ने 80 लोगों को 80 से भी ज्यादा एक दिन में काट लिया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल में ही कैंप लगाना पड़ा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। माफ कीजिएगा। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बागेश्वर सरकार का वो नया वीडियो दिखाएंगे जो हर एजेंडा तबाह कर देगा। बागेश्वर सरकार पर अचानक क्यों हमले तेज हुए, उसकी असली वजह भी आज आपको बताऊंगा। साथ ही आपको वो चैप्टर दिखाएंगे जिसमें बागेश्वर सरकार वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री और मुसलमानों के बीच अनसुने रिश्ते की कहानी। इसके अलावा आपको यह हैरान करने वाला चैप्टर भी देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री को लेकर बाबा ने क्या भविष्यवाणी की और क्या हुआ उसके बाद। भारत ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों और तपस्वियों का देश है। सदियों से हमारे यहां लोग ऋषियों, सिद्ध पुरुषों को मानते आए। उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धि से लोगों को बड़ी आस रही और यह अपनी अपनी आस्था का मामला है। अब वो जमाना है जब बाबाओं पर उंगली उठाना, उनकी बातों को सोचे समझे बिना खारिज कर देना एक फैशन बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बाबा सही हैं,
कोई गलत ही नहीं होगा। लेकिन ये फैशन बन गया है, खास करके सनातनी बाबाओं को खारिज कर देना कि अरे इनको क्या है, सबूत दिखाइए। अच्छा, कोई लॉजिकली बात करे अगर, तो सबूत तो भगवान का भी आज तक जो है वो साइंस नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आस्था में आप विश्वास करते हैं, और किसी भी धर्म के हो, सबका अपना अपना एक आस्था का केंद्र है ना। हिंदू जो है वो शिव जी की पूजा करेंगे, मुसलमान अल्लाह की बात करेंगे, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट की बात करेंगे, सब अपनी अपनी बात करते हैं ना, उनका कोई सबूत मांगता है। लेकिन फैशन है, सनातनी ने कुछ कहा, बाबा ने कुछ कहा, तुरंत सबूत दिखाओ। और कुछ लोगों ने तो इसे एजेंडा बना लिया। पिछले 2 हफ्ते से यही बागेश्वर सरकार वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ हो रहा है। पहले उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए गए, लेकिन जिस नागपुर में उनका कार्यक्रम था, वहां की पुलिस ने जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी कि नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे। फिर उन पर चमत्कार के नाम पर जादू की ट्रिक्स करने का आरोप लगा। इसके लिए नए नए ट्रिक करने वाले जादूगर सामने आने लग गए। कुछ मेंटलिस्ट लाए गए जो कहने लगे कि धीरेंद्र शास्त्री जो करते हैं वो माइंड रीडिंग है और ये करना तो बहुत आसान है। अच्छा, उनको फायदा ये हुआ कि बाकी किसी चैनल ने उन मेंटलिस्ट से कोई टेस्ट नहीं किया, उस तरह से सवाल नहीं पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। हमने किया तो सब इधर उधर दाहिने बाएं हो गए और फिर कहने लगे कि नहीं नहीं, जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं वो तो कुछ अलग है। फिर धीरेंद्र शास्त्री को धमकी मिल गई कि 13वीं की तैयारी करो। मतलब पिछले 2 हफ्ते में धीरेंद्र शास्त्री के साथ क्या क्या नहीं हो गया। और ये सब धीरेंद्र शास्त्री को लेकर जब हो रहा है, उन पर घंटों मीडिया में बहस चल रही है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि धीरेंद्र शास्त्री कोई नए नए बाबा या धार्मिक गुरु नहीं बने। वो सालों से अपना दरबार लगा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। सालों से उनकी ऐसी बड़ी चर्चा नहीं थी, फिर अचानक उन्हें टारगेट पे क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। यह वजह आज मैं आपको बताऊंगा कि धीरेंद्र शास्त्री के इतने विरोधी अचानक कैसे हो गए। वो कौन सा काम धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं जिसकी वजह से खास सोच वाले लोग उनके पीछे पड़ गए। और बड़े विस्तार से आज आपको यह सब बताऊं, उससे पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि बाबा अचानक कहां चले गए। आज उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को सीधा मैसेज दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक बार ये सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। प्राचीन परंपराओं पर आपेक्ष लगाना, प्राचीन पद्धतियों पर जो हमारी संतों ऋषियों मुनियों की यात्रा है उन पर उंगली उठाना एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत प्रेम पूर्वक हम निवेदन करें कि अब वर्तमान में सनातनीय हिंदू साधु संत एकत्रित हैं। अब आगे अगर आप सनातन धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर और सनातन के साधकों के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेंद्र शास्त्री जो है ना, वो मन में बात नहीं रखते, खुल के बोलते हैं, खुला बोलते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेंद्र शास्त्री जी का ये वीडियो उत्तराखंड से आया है। वो उत्तराखंड क्यों गए भाई? इसलिए क्योंकि उन्हें बागेश्वर धाम में एक महायज्ञ करना है। धीरेंद्र शास्त्री का बागेश्वर धाम में ये जो महायज्ञ है वो 13 फरवरी से 19 फरवरी तक होना है। और इसी महायज्ञ के लिए न्योता देने वो उत्तराखंड गए, जहां के साधु संतों को वो बागेश्वर धाम बुलाना चाहते हैं। उत्तराखंड में धीरेंद्र शास्त्री ने पतंजलि आयुर्वेद के चेयरमैन हैं आचार्य बालकृष्ण, उनसे भी मुलाकात की। एक वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वो उत्तराखंड में आचार्य बालकृष्ण के साथ हैं। वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने आचार्य बालकृष्ण को अपना बड़ा भाई बताया, कहा कि हम सनातनी परंपरा के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में धीरेंद्र शास्त्री अब यूपी में भी अपना दरबार लगाएंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद धीरेंद्र शास्त्री यूपी के प्रयागराज में 2 फरवरी को दरबार लगाने वाले हैं। प्रयागराज में शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक मेजा तहसील है, वहां कुंवरपट्टी गांव में इनका कार्यक्रम होना है। मतलब हर जगह आप जा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म की बात करते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि सारे सनातनियों को जोड़ना है, हिंदुओं को जोड़ना है। उनको लगता है हिंदू जो है ना वो एकजुट हो ही नहीं पाता, उसको कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी दूसरी वजहों से बांट दिया जाता है। साधु संतों का एक बड़ा वर्ग धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन भी कर रहा है। हिंदुओं को जोड़ने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जो कैंपेन चला रहे हैं, उनमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वो हिंदू धर्म को जो लोग छोड़कर चले गए उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाए, मतलब उनकी घर वापसी कराएं।
धीरेन्द्र शास्त्री ने दिसंबर में क्रिसमस के दिन ही मध्य प्रदेश के दमोह में करीब 200 से 300 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी के लिए कार्यक्रम किया और इनमें ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि धोखे और लालच के जरिए इन लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, लेकिन अब ये हिंदू धर्म में लौट आए। इसके बाद बागेश्वर धाम में अपने दरबार में भी धीरेन्द्र शास्त्री ने इन लोगों को बुलाया और लोगों से कहा था कि हिंदू धर्म में लौटे इन लोगों की मदद करनी होगी, इन्हें अपनाना होगा। यह मध्य प्रदेश के दमोह के कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। अब जो मैं कह रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करने की असली वजह क्या है, वो इन्हीं सब बातों से समझिए, क्योंकि दमोह की तरह छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने घर वापसी करवाई थी। जशपुर के पत्थल गांव के किलकिला शिव मंदिर में 50 हिंदू परिवारों के सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। माफ कीजिएगा, दूसरे धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। तो अलग अलग जगहों पर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म में जो लोग छोड़कर चले गए उनकी घर वापसी करा रहे हैं। और यही बात धीरेन्द्र शास्त्री ने तब कही थी जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। कई लोगों को लगता है कि ये जो घर वापसी धीरेन्द्र शास्त्री कराने लग गए, इसीलिए वो टारगेट पर आ गए, इसीलिए वो निशाने पर आ गए। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि वो अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लोगों की घर वापसी करवाते हैं, लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वो हिंदू एकता के बारे में बात करते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा था मुझसे कि एमपी के दमोह में उन्होंने आदिवासी परिवारों की घर वापसी करवाई थी, जिस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। एक बार उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने मुझसे क्या कहा था, फिर और जानकारी दूंगा और उनके वो वीडियो दिखाऊंगा जो सारे एजेंडे को तबाह करेगा। पहले एक बार सुनिए। हम जो है, आप हमारे सन्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी। फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा? आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। जी अब दिखाओ। धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आह्वान किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, कोई शक्ति क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है। क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। ये बातें कहने के बाद जब मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है, तभी उन्होंने बताया था, वो बाइट नहीं चल पाई, कि भाई मैं जो है वो घर वापसी करा रहा हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। और उसके सबूत भी जब हमने और तलाशा तो मिलने लगे कि भाई वो सच में लोगों को हिंदू धर्म में वापस ला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कहा कि घर वापसी करवाने की वजह से उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, जबकि लोग अपने मन से दूसरा धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। 21 जनवरी को रायपुर में बागेश्वर सरकार के दरबार के दौरान एक महिला ने सबके सामने अपना धर्म परिवर्तन किया था। आपको वो भी दिखाता हूं, सबके सामने धर्म परिवर्तन।
तो ये हाल की घटना आपको बता रहा हूं, सबके सामने ये महिला जो कह रही है कि वो खुद मुसलमान थी, उसने धर्म परिवर्तन किया और बोली कि मैं हिंदू बनना चाहती हूं। और इसीलिए जब चर्चा होती है कि धीरेन्द्र शास्त्री अचानक निशाने पर कैसे आ गए, जिन्हें बागेश्वर सरकार भी कहते हैं, तो कहा जाता है, जो आकलन अभी तक लोग कर रहे हैं कि भैया इतना अचानक इनको टारगेट करने की वजह, एक घर वापसी करा रहे हैं तो इसलिए टारगेट हो रहा है, चौतरफा इन पे हमले हो रहे हैं अचानक से चारों तरफ से, तो एक बड़ी वजह है कि घर वापसी करा रहे हैं। इसलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि ये जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। अच्छा, हिंदू धर्म छोड़कर गए लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाने के अभियान के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री लव जिहाद जैसे मुद्दों को भी उठाते हैं। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूं, उससे भी आपको पता चलेगा कि क्यों धीरेन्द्र शास्त्री आजकल निशाने पर। तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना। बहन, मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा, और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, अब वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाएं। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री मन में कुछ नहीं रखते, खुलकर बोलते हैं। और ये दूसरी वजह है, एक तो वो घर वापसी करवा रहे हैं जो आपको बताया, दूसरा धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो अपने धर्म में टिके रहो। इस वजह से भी वो निशाने पर आ गए कि भाई धर्म की रक्षा की बात क्यों करते हैं, और जो सवाल पूछते हैं वो लोगों को चुभ रहे हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री पर, बागेश्वर सरकार पर कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जबकि बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा। सच ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो एक बहुत अच्छा मित्र है वो खुद मुसलमान है, जिन्होंने बुरे दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री की मदद की, उनकी बहन की शादी का खर्च उठाया था, और धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को स्वीकारते हैं। अपने दरबार में सबके सामने ये कह चुके हैं कि उन्हें मुस्लिम मित्र डॉक्टर शेख मुबारक ने उनकी बहन की शादी का खर्चा उठाया था। ऐसा नहीं कि छुपाते हैं। सुनिए वो सबके बीच में क्या बोले थे। हमारा हाथ पकड़ाओ, बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देंगे। और महाराज जी बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। और बात यही नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई कि इन्होंने उस वक्त, उस जमाने में जब मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता नहीं था, आज तो खूब मिल जाए, पर कीमत 20,000 की नहीं है, कीमत समय की है। जिस समय में उन्होंने दिया, आज के शायद वो 20 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। हम ये इस बात को कह रहे हैं, काश ऐसा मित्र सबका हो। तो बागेश्वर सरकार को लेकर क्या फैलाया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ। अगर मुसलमानों के खिलाफ होते तो यहां अपने मुसलमान मित्र से सबको क्यों मिलवाते, उनका एहसान है ये क्यों बताते।
दरअसल अगर आप गौर करें तो वो बार बार जब प्रश्न उठाते हैं तो जो गलत किया जाता है उसको लेकर प्रश्न उठाते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है और उसको रोका जाना चाहिए। और इसलिए जब वो ये कहते हैं तो बना दिया जाता है कि वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। ऐसा दिखाया जाता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ विवादित बयान ही देते, लेकिन कथा सुनाने के दौरान धीरेंद्र शास्त्री जो बातें कहते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी हैं, वो गायब कर दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे जाते हैं और दिन भर जादू दिखाते हैं, दिन भर चमत्कार का दावा करते हैं। ऐसा नहीं है बॉस। वो उसी जगह पर बैठकर माता पिता की सेवा करना सिखाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताया जाता। ये बातें आपको मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री का ये रूप दिखाएंगे, ये बताएंगे कि भाई वो अपने मुस्लिम फ्रेंड की तारीफ करते हैं, तो फिर ये कैसे बनेगा कि वो मुसलमान विरोधी। अगर ये दिखाएंगे कि वो परिवार की सेवा करना सिखाते हैं, तो ये कैसे बनेगा कि वो तो दिन भर चमत्कार दिखाते हैं। इन बातों का वीडियो वायरल नहीं किया जाता, न्यूज चैनल्स ये सब नहीं दिखाते। आपको धीरेंद्र शास्त्री जी की एक ही ऐसी ही बात सुनाता हूं, सुनिए वो क्या बताते हैं लोगों को। बागेश्वर सरकार ये बोलते बोलते खुद भी रो रहे हैं। वहां बैठे लोगों की आंखों में आंसू, कह रहे हैं मां बाप खुद भगवान है इस धरती पर। लेकिन ये वीडियो आपको दिखाएंगे तो एजेंडा कैसे बनेगा कि ये आदमी तो नफरत फैलाता है। फिर वो एजेंडा कैसे सेट होगा कि सनातन में जो है नफरत फैलाना सिखाया जाता है। क्योंकि इस देश में अभी का जो पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है उसमें भी हिंदुत्व को खतरा बताया जाता है। तो वो नैरेटिव कैसे सेट होगा अगर ये रूप दिख गया? तो ये सब डिलीट मारो, बस फैला दो कि ये आदमी तो बस नफरत फैलाता है, ये आदमी चमत्कार दिखाता है। ऐसे ही एक कथा कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री की मां भी बैठी हुई थी, जिनके सामने माता पिता पर बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री भावुक हो गए थे। एक बार वो वीडियो भी देखिए। और याद ये वो वीडियोज हैं जो धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जो एजेंडा चल रहा है उसको ध्वस्त करते हैं। इसलिए ये वीडियोज आपको नहीं दिखाए जाते। क्या हम दिखा सकते हैं, दूसरे चैनल नहीं दिखा सकते थे? दूसरे न्यूज चैनल बुला बुला कर लोगों को धीरेंद्र शास्त्री का टेस्ट करवा सकते हैं, ये सब नहीं दिखा सकते। पूछिए उन लोगों से, हमने भी टेस्ट कराया, लेकिन जिनसे कहा कि भाई वैसा ही टेस्ट दो जैसा वो दे रहे हैं, तो वो गायब हो गए सब। और आज भी मैं कहता हूं, जो कह रहा है कि भाई धीरेंद्र शास्त्री क्या करते मैं बता सकता हूं, मैं मंच देता हूं, आओ यहां से बोलो। लेकिन जब तक नहीं बताओगे, सिर्फ तुम कह दोगे इसलिए मान लें और ये ना दिखाएं कि इस आदमी ने कितनों हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जब अपने मां बाप की इज्जत करना सिखाया और उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, उसकी बात ना हो। धीरेंद्र शास्त्री लोगों के मन की बात, उनकी समस्याएं बिना मिले, बिना देखे, जानकर पहले से पर्ची पर बनाकर रख लेते हैं। वो बात लोगों को हैरान करती। सच क्या यह हमें भी पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है कि किसी बाबा के पास ऐसी कोई सिद्धि हो या सिद्धि होने के दावे हो, क्योंकि भारत सिद्ध पुरुषों का देश है बॉस। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे तांत्रिक, ऐसे ऐसे बाबा रहे जिनके चमत्कार को दुनिया मानती रही। यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इन बाबाओं की सिद्धि से हैरान रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ऐसे ही एक चर्चित बाबा के बारे में आपको बताता हूं, जिनका नाम है चंद्रा स्वामी। आपने नाम सुना होगा, जो 70 के दशक के दौरान भारत और विदेश में बहुत चर्चित हो गए थे। उस समय कई नेताओं के साथ चंद्रा स्वामी के संबंध थे। चंद्रा स्वामी भी तंत्र मंत्र और चमत्कार करने के दावे किया करते थे। चंद्रा स्वामी तो यहां तक दावा करते थे कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं। चंद्रा स्वामी खुद दावा किया करते थे कि उनके चमत्कार से दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रभावित हो गए थे। चंद्रा स्वामी के जिस कहानी के बारे में आज आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। साल 1975 में ब्रिटेन की कहानी है ये, इंडिया की भी नहीं बता रहा हूं। ये इंडिया का बताएंगे तो कहेंगे अरे हमारे यहां तो लोग बाबाओं में विश्वास ही करते हैं। ब्रिटेन की कहानी सुनिए। उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और ब्रिटेन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह होते थे। कांग्रेस के नेता है ना नटवर सिंह, विदेश मंत्री भी रहे। वो उस समय डिप्टी हाई कमिश्नर होते थे ब्रिटेन में, भारत के, जो यूपीए सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे। तब इतने सीनियर नहीं थे। साल 1975 तक चंद्रा स्वामी अपने चमत्कार दिखाकर
तत्कालीन केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के करीब आ चुके थे। इनमें तत्कालीन विदेश मंत्री वाईबी चौहान और ब्रिटेन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह भी शामिल थे। इसके बाद जो हुआ वो नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद द लायन टेल्स फ्रॉम डिप्लोमेटिक पास्ट में लिखा। और नटवर सिंह ने लिखा है, कांग्रेस के नेता ने लिखा है। सुनिए वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में। वो लिखते हैं कि 1975 में चंद्रा स्वामी ने नटवर सिंह से लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश नेता मार्गरेट थैचर से मिलवाने के लिए कहा। गए वो, तो नटवर सिंह को किसी ने कहा फोन करके कि भाई ये जा रहे हैं चंद्रा स्वामी, जरा इनकी मदद करना। नटवर सिंह गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मार्गरेट थैचर से मिलना है, जो उस वक्त ब्रिटेन में नेता प्रतिपक्ष होती थी। नटवर सिंह को भी लगा कि मार्गरेट थैचर से कैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आप ट्राई तो कीजिए, हो जाएगा। तो नटवर सिंह अनमने मन से गए, लेकिन किस्मत ऐसी कि मार्गरेट थैचर तैयार हो गई, लेकिन बोली 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी। मीटिंग फिक्स हो गई। चंद्रा स्वामी जब अगले दिन मार्गरेट थैचर से मिलने पहुंचे तो बड़ा सा तिलक लगा रखा था, गले में रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाएं थी, हाथ में लाठी थी। अच्छा, चंद्रा स्वामी को अंग्रेजी बोलनी तक नहीं आती थी, इसलिए नटवर सिंह उस दिन चंद्रा स्वामी के ट्रांसलेटर की भूमिका निभा रहे थे। यह नटवर सिंह ने खुद लिखा है। फिर मार्गरेट थैचर के साथ बातचीत शुरू होती है। तो मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से पूछा कि भाई बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आपका भविष्य बताने आया हूं। तो हड़बड़ा गई। तो उन्होंने कहा कि मतलब? तो बोली कि नहीं, आपके मन में भविष्य को लेकर जो प्रश्न है मैं उसका जवाब देने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई पूछूं? तो उन्होंने कहा कि 2 कागज लाइए। 2 कागज मंगवाए चंद्रा स्वामी। एक पर उन्होंने ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक लाइनें खींच दी, मतलब खाना बना दिया चार। और दूसरे कागज के 5 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मार्गरेट थैचर को थमा दिया, जो वहां नेता प्रतिपक्ष थे। इसके बाद मार्गरेट थैचर की फोटो लगी हुई है वही। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर से कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर जो सवाल पूछना चाहती हैं उन्हें कागज के टुकड़ों पर लिखकर दूसरे कागज में बने खांचों पर रख दे। मतलब दूसरे कागज पर लिखिए और वो जो 4 खाने बने हैं उस पर रख दीजिए। मार्गरेट थैचर हड़बड़ा गई कि क्या आदमी करा रहा है। तो उन्होंने कहा कीजिए कीजिए। तो थैचर ने ऐसा किया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और थैचर से कागज पर लिखा कोई एक सवाल मन में पढ़ने के लिए कहा कि उठाइए और मन में पढ़िए, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं ना, वैसे ही उस जमाने में 70 के दशक का बता रहा हूं। चंद्रा स्वामी ने कहा कि मन में पढ़ी। उन्होंने देखा नहीं कि क्या लिखा है। मार्गरेट थैचर ने, अच्छा ये सब नटवर सिंह ने लिखा अपनी किताब। जैसे ही थैचर ने मन में सवाल पढ़ा, चंद्रा स्वामी ने वही सवाल हूबहू दोहरा दिया। मार्गरेट थैचर के कान से धुआं, मतलब रियल में धुआं नहीं, लेकिन किसी का भी दिमाग, अच्छा वो लोग विदेशी, उनको पता ही नहीं ये सब क्या है। वो हैरान रह गए कि जो लिखा मन में पढ़ा वो आदमी कैसे बोल रहा है। इसके बाद मार्गरेट थैचर ने एक के बाद एक 5 सवाल मन में पढ़े और चंद्रा स्वामी ने वही सवाल उनके सामने दोहरा दिए। इसके बाद मार्गरेट थैचर अचानक से चंद्रा स्वामी में दिलचस्पी लेने लगी। उनको लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही मामला है। अच्छा, नटवर सिंह बगल में बैठे हुए थे, क्योंकि वो हिंदी में बोलते थे, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मार्गरेट थैचर को बताते थे। मार्गरेट थैचर अंग्रेजी में बोलती थी, वो ट्रांसलेट करके हिंदी में चंद्रा स्वामी को बताते थे। नटवर सिंह ये सब होता देखकर घबरा गए। चंद्रा स्वामी जो भी बोल रहे थे, मार्गरेट थैचर हर बात पर सहमति देती जा रही थी। मतलब वो सवाल ही नहीं बताए, उनके जवाब भी बताने लगे। मार्गरेट थैचर जो है वो एकदम बम बम, वो था सवाल पे सवाल पूछ रही थी, चंद्रा स्वामी जवाब पे जवाब दे रहे थे। मतलब मार्गरेट थैचर भक्त टाइप हो गई। अचानक चंद्रा स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब सूर्यास्त हो गया है और अब वो आखिरी सवाल जो है उसका जवाब जो है आज नहीं दे सकते, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। तो मार्गरेट थैचर का तो दिल एकदम धक धक कर रहा था कि सब बता दे रहा है ये आदमी, मेरा लास्ट सवाल तो बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कब मिल सकती हूं। तो चंद्रा स्वामी ने नटवर सिंह से कहा कि मार्गरेट थैचर से बोल दो कि मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे नटवर सिंह के घर पर मिले। अब नटवर सिंह हैरान कि भाई ये मैं तो उस वक्त, नटवर सिंह उस वक्त छोटे मोटे अधिकारी थे और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां, वो उनके घर पे क्यों आएंगी। तो वो घबरा गए। तो चंद्रा स्वामी ने फिर से कहा कि आप डरिए मत, आप इनको अनुवाद करके बताइए ना, मैं बोल रहा हूं ना, आप बोलिए मेरे कि मैं आपके घर पे बुला रहा हूं, देखिए क्या होता है। जैसे ही नटवर सिंह ने अंग्रेजी में ये बात थैचर को बताई, थैचर इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने नटवर सिंह से उनके घर का पता ले लिया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर को एक और ताबीज दे दी। भारतीय बाबा ने ताबीज निकाल कर दी मार्गरेट थैचर को
और कहा कि ये बांध कर बांह पर आइएगा और लाल कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा। नटवर सिंह को समझ ही में नहीं आया कैसे बोले ट्रांसलेट करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ब्रिटेन की कि बाबा जी कह रहे हैं लाल कपड़े में आइए। फिर उन्होंने कहा कि आप बोलिए ना बॉस, हम ना बोल रहे हैं। बोल दिया उन्होंने माफी उपी मांगते हुए कि भाई बाबा जी कह रहे हैं लाल कपड़े में आइए, ताबीज पहन के आइए। मंगलवार को 2:30 बजे थैचर नटवर सिंह के घर पहुंच गई और उन्होंने लाल रंग की ड्रेस ही पहनी हुई थी। थैचर ने चंद्रा स्वामी से कई सवाल पूछे, लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उस दिन रह गया था उन्होंने वो पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगी। इस पर चंद्रा स्वामी ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि आप अगली ही बार प्रधानमंत्री बनिएगा और 9 या 11 या 13 साल के लिए प्रधानमंत्री बनिएगा। इस पर थैचर ने सवाल किया कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगी। पहले बताया कि कितने साल के लिए बनेगा, फिर पूछा कब बनेंगी, तो चंद्रा स्वामी ने जवाब दिया कि अगले 3 से 4 साल में आप पीएम बन जाइए। 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और 1990 11 साल तक प्रधानमंत्री रही। वो 20वीं सदी में दुनिया की सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक थी। अपने 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने ब्रिटेन को नई दिशा दी, ब्रिटेन का रुतबा दुनिया में फिर से लौटाया। दुनिया उन्हें आयरन लेडी कहकर बुलाती थी। जो चंद्रा स्वामी ने कहा एक एक बात सच हुई। वो पीएम बनी और उन्होंने कहा था 9, 11 या 13 साल के लिए बनिएगा। वो 11 साल प्रधानमंत्री रहे। अब इसका कोई जवाब नहीं दे सकता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे पास भी जवाब नहीं। तुक्का लग गया, क्या हुआ। लेकिन चूंकि ये देश सनातनियों का देश है, इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। और इसके जवाब सालों से लोग ढूंढ ही रहे हैं कि कैसा कर दिया। ढूंढते रहिए, लेकिन अगर ईमानदार हैं तो ढूंढने में भी ईमानदारी दिखाइए और हर आदमी का हर पक्ष दिखाइए, काट छाट के मत दिखाइए। लेकिन अब एक दूसरे जादू की बात करता हूं, जिससे पेट्रोल 300 रुपए लीटर कहां मिलने वाला है, इसके बारे में पता चलेगा। यहां अभी भारत में 100 रुपए लीटर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो अगर कोई कहे 300 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने वाला है तो सुनकर आपको घबराना ही लाजमी है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। इमरान खान की लहजे में कहूं, घबराना नहीं है, क्योंकि इसे सुनकर घबराएं आपके दुश्मन। दुश्मन मतलब पाकिस्तान, क्योंकि वहां जल्दी ही पेट्रोल 300 रुपए और डीजल 350 रुपए लीटर मिलने वाला है। पाकिस्तान का यह हाल तब होने वाला है जब वहां लोग आटा भी नहीं खरीद पा रहे। तो जिस देश में लोगों के पास आटा खरीदने का पैसा नहीं है, वहां पेट्रोल 300 रुपए मिलेगा, तो क्या करेंगे वो? एटम बम के नाम पर इतराने वाले पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा एटम बम फूटने वाला है कि लोग बाप बाप करने लगे। पहले जरा आपको वहां की करेंसी का हाल बताता हूं, वहां का जो नोट है, जो वहां पाकिस्तानी रुपया, उसका हाल बताता हूं। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो औंधे मुंह गिर रही है। वहां का रुपया अब तक के रिकॉर्ड लो पर है। अगर आप डॉलर के मुकाबले देखिएगा, जो पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, अब दिक्कत क्या है ना कि वहां भी रुपया लगा हुआ है, बड़ा टेंशन हो जाता है कई बार देखकर। 2 दिन में 32 रुपए लुढ़क गया है पाकिस्तानी रुपया। यहां अपने यहां 80 पैसे 40 पैसे ऊपर नीचे होता है तो लोग जो है वो छाती पीट लेते हैं। वहां 2 दिन में 32 रुपया नीचे चला गया है रुपया पाकिस्तान में। और $1 की कीमत पाकिस्तान में कितनी है? $1 इज इक्वल टू 230 पाकिस्तानी रुपया है। ये पाकिस्तानी रुपया थी $1, ये बुधवार को थी, वेंसडे को। और आज की तारीख में आज $1 की कीमत कितनी है? 262 पाकिस्तानी रुपया। मतलब 2 दिन के अंदर 230 पाकिस्तानी रुपया से 262 पाकिस्तानी रुपया हो गया $1 की कीमत। यह है पाकिस्तान का हाल। तो जब हम बताते हैं कि भाई इंडियन रुपीज अच्छा कर रहा है,
दुनिया में हालात बड़े खराब हैं, हमने पकड़ के रखा हुआ है मामला, तो लोग समझते नहीं हैं। पड़ोस में देखो ना यार, पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि पिछले 23 साल में, यानी जब से वहां पर एक्सचेंज रेट का नया सिस्टम आया है, तब से पहली बार पाकिस्तानी रुपया इतनी तेजी से गिरा है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरने की वजह यह है कि वहां पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत पर लगाया गया अघोषित कैप हटा लिया गया। यह अघोषित कैप इसलिए लगाया गया था कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरने से रोका जाए। अब कितने दिन रोकते, तो हटाया तो धप से गिर गया। लेकिन इस नकली तरीके से रुपए की गिरती कीमत को रोकने का आइडिया भी काम नहीं आया और डॉलर की आधिकारिक कीमत और ओपन मार्केट की कीमत में 15 रुपए तक का अंतर हो गया। इसके अलावा कैप लगाने और डॉलर की कमी होने से करेंसी का बड़ा ब्लैक मार्केट भी तैयार हो गया पाकिस्तान में, जहां पर डॉलर की कीमत कुछ और थी और ओपन मार्केट में कुछ और कीमत थी। जैसे मंगलवार को लोग ओपन मार्केट में 238 रुपए में $1 ले रहे थे और ब्लैक मार्केट में 260 से 270 रुपए में बेच रहे थे। पाकिस्तानी रुपए की कीमत को गिरने से बचाने के लिए जो अघोषित कैप लगाया गया था, उसे पाकिस्तान की सरकार ने इसलिए हटाया क्योंकि उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से लोन लेना है। ये लोग जब तक, जैसे ही इनका तभी मन बदलता है जब कटोरे में कोई कुछ डालने वाला, तो IMF ने कहा कि डालूंगा लेकिन पहले ये कैप हटाओ। बोलने वाला हटाए तो हटा लिया इन्होंने, क्योंकि शर्त मानेंगे नहीं तो वो डालेगा नहीं तो देश चलेगा नहीं। तो IMF ने 4 शर्तें रख दी कटोरे में पैसा डालने के पहले पाकिस्तान के सामने, कि एक तो करेंसी एक्सचेंज रेट मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए, सरकार का दखल नहीं चलेगा, बिजली के दाम आपको बढ़ाने होंगे, गैस के दाम बढ़ाने होंगे, सरकारी सब्सिडी और कम करनी होगी, अतिरिक्त टैक्स लगाकर राजस्व के घाटे में करीब 10,000 करोड़ रुपए की भरपाई करनी, क्योंकि IMF को दिख रहा है इनको पैसा दे देंगे और ये अपना सरकार चलाने के लिए उधर सस्ते में देंगे, सब्सिडी देते रहेंगे तो ये तो लौटने वाला है नहीं, तो ऐसे तो चलेगा नहीं ना काम। तो उन्होंने कहा कि ये 4 चीज करो तो देते हैं पैसा। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे ही भयंकर महंगाई है, लोगों को आटा ही नसीब नहीं है। वो महंगी बिजली कहां से, महंगी बिजली भी मिल जाए वो अलग बात है, वहां तो अंधेरा चल रहा है। IMF की शर्तें मानने से वहां आटा सूंघने को ना मिले, खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसके पास इस वक्त, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की हालत क्या है, पाक की हालत, इसको हालत देख के कभी कभी तो मन करता है ना, ये है तो बगल में ही, थोड़ी सी मदद कर दी जाए, लेकिन फिर इसकी हरकतें देख के ना बिल्कुल मन नहीं करता। रहो तुम ऐसे ही, इसी के लायक हो तुम, अलग देश चाहिए था ना, चलाओ। हालत पाकिस्तान की है कि 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, मात्र, मतलब इससे भी कम हो गया। इतना तो मिनिमम, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं कि बहुत खींच तीर के 3 हफ्ते, मतलब इनके बैंक में 3, जैसे आपके घर में रहता है ना, तो 3 हफ्ते घर चलाने का पैसा है। और महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर पाकिस्तान में है 25%, 25% बॉस। यहां वहां एक ही चीज सस्ता मिल सकता है, आतंकवादी। इतना बना दिए कि गली गली में घूमता है, तो सस्ता आतंकवादी किसी को चाहिए तो ले जाए, बाकी सब चीज महंगी है वहां। ब्याज दरें जो है पाकिस्तान में वो है 17%, 17%। कौन भरेगा? पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $3.67 बिलियन हो चुका है, और इतने में 3 हफ्ते भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। विदेशी मुद्रा भंडार न होने से 9,000 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट्स पर भुगतान के क्लियरेंस के लिए खड़े हैं बॉस, पैसा नहीं है, दे ही नहीं सकता। इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने का सामान जैसे प्रोडक्ट्स लदे हुए हैं। मतलब आपके घर में जैसे नहीं होता कि आप मान लीजिए किसी ऐप से मंगा लिए सामान, वो लेके खड़ा है लेकिन आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं, तो वो क्या करेगा? वो वापस चला जाएगा। फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने के लिए IMF का ही सहारा है। इसलिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि IMF के साथ समझौता इसी महीने हो जाएगा। मतलब उनको उम्मीद है, यहां कवि ये कहना चाह रहा है कि उसका भावार्थ ये है कि इस महीने कुछ जो है भीख मिल जाएगी और पाकिस्तान अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आएगा। पाकिस्तान ने करेंसी एक्सचेंज रेट पर कैप को हटाया तो IMF ने भी कह दिया कि उनके अधिकारी 31 जनवरी को बातचीत के लिए पाकिस्तान आएंगे।
पाकिस्तान तो बॉस 2019 में ही दिवालिया हो चुका होता अगर आईएमएफ ने लोन देकर उसे बचाया ना होता। पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ से $6 बिलियन के लोन का समझौता किया। तब इमरान खान की सरकार चल रही थी। वही वाले भाई साहब, घबराना नहीं है। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान ने $1.1 बिलियन का टॉपअप करवाया था। आप मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते हैं, टॉपअप डलवाते हैं ना, उससे आपका मोबाइल चलता है। ये लोग भीख में टॉपअप कराते हैं कि पिछला भीख खत्म हो गया है, अगले का टॉपअप दीजिए। लेकिन इसके लिए आईएमएफ ने कड़ी शर्तें लगाई थी। आईएमएफ से कुल करीब $7.1 बिलियन के लोन में से पाकिस्तान को करीब $4 बिलियन अब तक मिल चुके हैं और $3 बिलियन बचे हुए हैं। इन बचे हुए $3 बिलियन के लिए आईएमएफ से पाकिस्तान की बातचीत पिछले साल सितंबर से अटकी हुई है, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी। अब जाकर पाकिस्तान ने आईएमएफ से कहा है कि वो सभी बड़ी शर्तें मानने के लिए तैयार है और आईएमएफ से गुहार लगाई है कि वो पाकिस्तान आकर लोन पर रुकी हुई बातचीत को पूरा कर ले। आईएमएफ से किए गए कमिटमेंट को पूरा करने से पाकिस्तान को आईएमएफ से जो लोन मिलना है उसमें $1.2 बिलियन की पेमेंट जो है वो रिलीज हो जाएगी। मतलब $3 बिलियन एक बार में नहीं देगा आईएमएफ, उसको पता है कि ये लोग क्या चीज है, तो पहले $1.2 बिलियन देगा। तो पाकिस्तान की मुसीबतें कुछ आसान हो जाएंगी कि जा बेटा कुछ राशन ले आ, वैसा वाला हाल है, घर में कम से कम सब्जी तो बने। क्योंकि आईएमएफ से बातचीत अटकी होने से पाकिस्तान के दोस्त देशों ने भी उसे दी जाने वाली अतिरिक्त मदद को रोक रखा है। वो खुद देख रहे हैं कि आईएमएफ देता है कि नहीं, तब हम दें। जैसे सऊदी अरब से $2 बिलियन और यूएई से $1 बिलियन और चीन से $2 बिलियन अटका पड़ा है। यह रकम अगर पाकिस्तान को मिल जाएगी और आईएमएफ से $1.2 बिलियन आ जाएगा तो फिलहाल पाकिस्तान का काम चल जाएगा, फिलहाल चल जाएगा। उसके बाद नई भीख कर देखेंगे। अभी इतना टेंशन क्यों लेना, जब इतने साल से देश चला रहे हैं मांग मांग के, तो अभी वाला निकालो ना बॉस। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इससे लोगों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो महंगाई का बम फूट रहा था, अब महंगाई का एटम बम फूटेगा। क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ से लोन लेने के लिए पाकिस्तान को जो करना होगा, उससे पाकिस्तान में क्या होगा आपको पता है? जो महंगाई दर अभी 25% पर है, वो जानकार कह रहे हैं कि जब ये लोन ले लेगा, सब्सिडी वगैरह घटा देगा, तो ये महंगाई दर बढ़कर 35% पर चली जाएगी पाकिस्तान के अंदर, 35%। तो जो पाकिस्तानी रुपया अभी 200 के आसपास चल रहा है डॉलर के मुकाबले, वो चला जाएगा 300 पर। $1 300 रुपए का मिलेगा पाकिस्तानी रुपए। और यह भी माना जा रहा है कि वहां पेट्रोल जो है कितने का मिलने लगेगा आपको पता है? अभी 215 रुपए लीटर है, वो बढ़कर 309 रुपए पर लीटर हो जाएगा पाकिस्तान में। और डीजल जो है वो आज की तारीख में पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है? 228 रुपए का। जब ये लोन मिल जाएगा और शर्तें मान लेगा पाकिस्तान, तो वो बढ़कर 341 रुपया प्रति लीटर का मिलने लगेगा। ये हो जाएगा पाकिस्तान में हाल। गैस के दाम 75% बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम 7 रुपए यूनिट और बढ़ जाएंगे। दुनिया में इस वक्त 43% देश ऐसे हैं जहां पर महंगाई दर 10 देशों में। अब सुनिए, आपको लोग महंगाई सुनाते हैं, सुनिए दुनिया में क्या हाल हो रखा है इस वक्त जो रूस यूक्रेन। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे, वहां महंगाई दर कितनी आपको पता है? 269%, 269% महंगाई दर है। दूसरे नंबर पर लेबनान है, यहां महंगाई दर 162% पर है। फिर है वेनेजुएला, यहां महंगाई दर सुनिए 156%। सीरिया, यहां महंगाई दर कितनी है? 139%। सूडान, यहां महंगाई दर है 103%। अर्जेंटीना में 88%, टर्की में 85%, श्रीलंका में 66%, ईरान में 52% और सूरीनाम में 41%। इसी में पाकिस्तान जोड़ दीजिए। पाकिस्तान में आज की डेट में 25% महंगाई दर है, ये बढ़कर 35% पे जाएगी। और जिस भारत में लोग छाती पीट रहे हैं बहुत महंगा है बॉस,
वहां महंगाई दर कितनी है? 5.7%। 5%, 6% की महंगाई दर में हमें चिल्लाना चाहिए, लेकिन तब जब दुनिया में यह ना हो रहा हो, जब दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तबाही मची है, लोगों से 100% के ऊपर की महंगाई दर चल रही है, भारत में 5.7% है, फिर भी हम चिल्ला रहे हैं। तो हमें देश को भी तो देखना होगा ना बॉस। लेकिन इस देश में कुछ लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। लेकिन देखने की जब बात हो रही है तो आपके बच्चे जो देखते हैं ना, वो भी देखना बड़ा जरूरी है। पाठशाला में अब उस गंभीर बीमारी का चैप्टर जिससे देश का लगभग हर बच्चा पीड़ित है। एग्जाम का सीजन शुरू होने वाला है और अगर आपका बच्चा इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बॉस। ये बीमारी इतनी गंभीर है कि आज पीएम मोदी को बच्चों के बीच इस बीमारी के बारे में आकर बताना पड़ा, और कैसे बचना है ये पीएम मोदी कह लीजिए या डॉक्टर मोदी कह लीजिए, उन्होंने बताया। क्या इलाज बताया वो भी बताऊंगा, बीमारी भी बताऊंगा। चैप्टर खोलते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की, और इस चर्चा में पीएम मोदी ने बच्चों की इंटरनेट पर रील देखने वाली बीमारी को पकड़ लिया। आप ही नहीं देखते हैं खाली रात में बैठे धाएं धाएं ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं और रील देखे जा रहे हैं। रील का फील बच्चे भी ले रहे हैं। आजकल देश के ज्यादातर माता पिता इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे मोबाइल पर घंटों रील देखते हैं। हमारे जमाने में तो इतनी ढील नहीं मिलती थी कि रील देखें। अच्छा, उस वक्त रील होती भी नहीं थी, लेकिन आज मोबाइल है, रील है, धप धप उंगली चल रही है। हाथ में मोबाइल और अंगूठे से एक के बाद एक वीडियो स्क्रॉल करते हैं। कुछ लोग अंगूठे से करते हैं, कुछ इस उंगली से करते हैं। कब टाइम निकल गया पता ही नहीं। उधर वीडियो पे वीडियो निकल रहा है, इधर टाइम पे टाइम निकल रहा। पढ़ाई गई हवा लेने, हवा खाने। यह समस्या बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में फैल चुकी है। शुरू में ये एक आदत बनती है, फिर लत लग जाती है, बाद में गंभीर बीमारी बन जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, ये बीमारी है बहुत रील देखना। ऐसा क्यों होता है कि आंख मोबाइल पर रील से चिपक जाती है और दिमाग सोशल मीडिया का गुलाम बन जाता है? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने बच्चों को क्या कहा, पहले वो सुनिए, क्योंकि बीमारी को समझे बिना उसका इलाज जरा नामुमकिन सा हो जाता है। तो पहले पीएम को सुनिए, फिर आगे की बात। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों? एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। पीएम मोदी की इस बात ने आज देश के ज्यादातर माता पिता की दुखती रग पर हाथ रख दिया। आपको पहले मोबाइल की लत के कुछ आंकड़े बता देता हूं ताकि यह पता चल सके कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। भाई, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कुछ बड़ी बात होगी तभी बोल रहे हैं ना। हाल ही में देश के 287 जिलों पर एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में 9 से 17 साल के बच्चों के 65,000 माता पिता को शामिल किया गया, जिसमें करीब 50% माता पिता ने माना कि उनके बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताते हैं। इसमें 47% माता पिता इस बात से परेशान थे कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, वीडियोज और ऑनलाइन गेमिंग की बुरी तरह से लत लग गई। इसके अलावा 13 से 16 साल के बच्चों के 44% माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे इंटरनेट पर मनोरंजन के आदी हो चुके हैं और टोकने पर भी नहीं मानते। इसमें बच्चों का ज्यादातर समय इंटरनेट पर रील देखने में खर्च हो रहा है। भारत में रील देखने का चलन टिकटॉक से शुरू हुआ। टिकटॉक चला गया लेकिन रील रह गया और अब धीरे धीरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया। स्थिति यह है कि देश के बहुत से लोगों को रील बनाने और रील देखने दोनों की लत लग चुकी है। रील बनाना और रील देखना दो अलग तरह की समस्याएं हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले गाजियाबाद में हाईवे पर रील बनाने वाली एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। हाईवे पर अपनी जान खतरे में डालकर मशहूर होने वाली इस कोशिश के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 17,000 रुपए का चालान कर दिया था। इसके अलावा आए दिन सड़कों पर बाइक से स्टंट करने के वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेट पर रील बनाने की यह जानलेवा लत युवाओं पर बहुत भारी पड़ रही, लेकिन बनाए जा रहे हैं, धकाधक रील बन रहा है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि रील बनाने या देखने में ऐसा क्या मजा आता है कि दिमाग इससे बाहर नहीं निकाल पाता। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बताता। इसके लिए दिमाग में बनने वाले एक हार्मोन को समझना होगा, क्योंकि सारा खेल इसी हार्मोन से चल रहा है।
इस हार्मोन का नाम है जो आपके दिमाग से खेल करता है, इस हार्मोन का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन ये हार्मोन है, ये दिमाग को खुश होने का एहसास दिलाता है, इच्छाएं पैदा करने का एहसास दिलाता है। सिगरेट, शराब या जुआ खेलने के पीछे डोपामाइन ही होता है। विज्ञान की भाषा में लाइकिंग सिस्टम, वांटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। जब आप मोबाइल फोन पर मनपसंद वीडियो देख रहे होते हैं, रील देख रहे होते हैं, तो इससे आपको खुशी का एहसास होता है, यानी आपका लाइकिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हार्मोन डोपामाइन अधिक मात्रा में पैदा होने लगता है, जिससे वांटिंग सिस्टम तेजी से एक्टिवेट हो जाता है। मतलब दिमाग में और वीडियो देखने की इच्छा तेजी से होने लगती है और इस चक्कर में आप घंटों रील के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस आपको डिजिटल फास्टिंग अपनानी होगी। इसमें हफ्ते में एक दिन के लिए तय कर लीजिए कि आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे खाने को एक दिन नहीं लगाते ना, फास्टिंग करते हैं ना, वैसे ही मोबाइल को, लैपटॉप को नहीं छुएंगे। ये भी आजकल फास्टिंग है, डिजिटल फास्टिंग इसको कहते हैं। एक दिन नहीं छुएंगे, कुछ से कुछ हो जाए। या अगर रोज मतलब एक दिन नहीं कर सकते तो दिन में कुछ घंटे मोबाइल को नहीं देखेंगे, कम से कम इतना करना शुरू कीजिए। जिस तरह अच्छी सेहत के लोग हफ्ते में उपवास रखते हैं, उसी तरह मोबाइल का उपवास रख लीजिए। थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन मन पक्का करेंगे तो हो जाएगा। मोबाइल पर लोग कितना समय बिता रहे हैं ये आपको बताता हूं। मोबाइल पर टाइम स्पेंड के मामले में दुनिया में भारत का तीसरा नंबर है। मोबाइल पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। दुनिया में भारत थर्ड पोजीशन पर है, तीसरे नंबर पर, जहां पर सबसे ज्यादा लोग समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। और औसतन एक दिन में कितने देर बिताते हैं? 4.5 घंटे एक दिन में। औसतन 4.5 घंटे मोबाइल पर है लोग। और पर मंथ, हर महीने करीब औसतन 14 GB का डेटा यूज कर लेते हैं। इतना डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बॉस, आप मोबाइल पर पाठशाला देखिए, समझ में आता है, कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन रील देख रहे हैं, कोई बाइक चला रहा है उसका देखे जा रहे हैं रील, कोई वीडियो बन रहा है रील, बज गई घंटी। वैसे ही रील देखने की भी घंटी बजाइए। जैसे पाठशाला का समय खत्म हो गया ना, तो रील देखने का भी समय तय कीजिए। ये नहीं कि देखे जा रहे हैं, चला जा रहा है। और अभी मुझे एक मेल आया, वो भी बताता हूं। एक दर्शक ने लिखा कि पहले कभी न्यूज नहीं देखता था, यही मोबाइल देखता रहता था, सोशल मीडिया। पिताजी ने कहा एक बार पाठशाला देखो, बोला नहीं देखेंगे। बस देखो तो देखा, उसके बाद से पाठशाला छोड़ ही नहीं रहा। मेल किया उसने कि मेरा जीवन बदल गया है, पाठशाला देखने में मन लगता है, जानकारी मिलती है। काम की चीजें देखिए, रील कीजिएगा तो बाद में फील होना बंद हो जाएगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। वीकेंड स्पेशल पाठशाला का आएगा, वो भी देखिएगा जरूर सैटरडे संडे को।